मामले में जो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला है, राउस एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को फटकार लगाई है, उसे लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस पार्टी और कह रही है कि किस तरीके से तमाम मामलों में विपक्षी नेताओं को कैसे फंसाया जाता है। उधर देश भर में मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसके खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। संसद में भी इसको लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने कल ही फैसला दिया है, ईडी की चार्जशीट को स्वीकार करने से मना कर दिया है और सीधे तौर पर कहा कि ये चार्जशीट किसी भी तरीके से कोर्ट में रखने लायक नहीं है। ये बिना किसी एफआईआर के कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है और किसी की शिकायत के आधार पर ईडी चार्जशीट बनाकर ले आई है। उसको खारिज कर दिया, लेने से ही इनकार कर दिया। उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ईडी पर भी हमलावर है और सबसे ज्यादा सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो इन जांच एजेंसियों पर दबाव बना रही है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इस मुद्दे पर सरकार को उन्होंने जमकर घेरा और यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को किस तरीके से फंसाया जाता है। और सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, कहा क्या है उन्होंने। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनेंगे, लेकिन इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और सबसे ज्यादा महात्मा गांधी का नाम बदलने को लेकर योजना में कई सारी चीजें एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं और कैसे विपक्षी दलों को जांच एजेंसियों के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि इन जांच एजेंसियों को पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है, लेकिन कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट को लेने से ही मना कर दिया, एडमिट करने से ही मना कर दिया, उससे यह साफ पता चलता है कि जांच एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं। उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और कैसे उन पर दबाव बनाया जाता है, यह बात भी प्रमाणित हो गई है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, कहा क्या उन्होंने। इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती है। इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूं और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।
तो कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को उसमें अभियुक्त बनाया गया था और वो चार्जशीट फाइल कर रही थी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस चार्जशीट को लेने से ही, स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि इसमें कुछ दम नहीं है, बेमतलब की ये चार्जशीट है और इसको आप फाइल करेंगे, यहाँ कोर्ट का भी समय बर्बाद होगा, सबका समय बर्बाद होगा, इसमें कोई इसका आधार ही नहीं है जिस आधार पर आप इसको फाइल करने की, यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बात को लेकर चूंकि इस मामले को शुरू से ही देख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं और बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शुरू से कहते रहे हैं कि इस मामले में कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल निराधार आरोप हैं और ये आरोप पहुंचते ही कोर्ट में खारिज हो जाएंगे, पहले से ही वो कह रहे हैं। और आखिरकार कल वही हुआ जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट को लेने से ही मना कर दिया। सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं और किस तरह से इसकी लीगैलिटी को लेकर वो सवाल पहले से ही उठाते रहे हैं। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं, 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको शक शुभाव, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुभाव जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए इस निर्णय की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई, प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी, दोनों का संयुक्त सहमति थी, जॉइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे, संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता गया, क्यों नहीं की लॉन्च। उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए वो एफआईआर होती है। अगर ये राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है, यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। तो ये क्या, किस तरीके से पुराना मामला है और उसको कैसे एक मामला बनाने की कोशिश की गई ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि कैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो हैं, नेता हैं, वो इस मामले में अभियुक्त हैं। बहुत डिटेल में ये बातें कही हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, लेकिन सबसे जो एक ज़रूरी खबर है कि वो है कि किस तरीके से कोर्ट ने इसको खारिज किया, आरोप पत्र को ही खारिज कर दिया, लेने से ही मना कर दिया। उस पर सुनवाई तो बाद में होगी। और बता भी रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि कैसे इन जांच एजेंसियों का डर दिखाकर तमाम विपक्षी नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है और यही नहीं, सरकारों को बदलने का काम किया है तमाम राज्यों में। बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर आरोप लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी, और पूरा मसला सामने रखा कि किस तरीके से मोदी और शाह जो हैं वो इसको कर रहे हैं। कल तो पवन खेड़ा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने गैंग्स ऑफ गांधीनगर जो था वो कहा था इनको मोदी और शाह के लिए, और साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, सरकार भी नहीं, ये दो ही लोग जो हैं यही सब करते हैं। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे कहा कि ये मोदी और शाह के मुंह पर थप्पड़ पड़ने जैसा है अदालत की तरफ से और इनको इस्तीफा देना चाहिए। आज साफ तौर पर खड़गे ने मोदी और शाह का इस मसले को लेकर इस्तीफा मांग लिया। अब मोदी शाह तो इस्तीफा खैर क्या देंगे जब तक कि हटाए नहीं जाते हैं। अब वो कांग्रेस इतनी शक्ति लेकर के आए कि उनको हटा पाए संसद के अंदर, ऐसे तो इस्तीफा देने वाले नहीं है। वैसे भी राजनाथ सिंह बता चुके हैं कि वो यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं तो इस्तीफा अब आपने मांग लिया, ठीक है, लेकिन वो इस्तीफा देने वाले नहीं है। अब वो थप्पड़ पड़ेगा चाहे वो कुछ भी पड़ता रहे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, हमारा कहना नहीं है ये, मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ साफ कहना है कि मोदी और शाह के गाल पर
अदालती थप्पड़ पड़ने जैसा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर संसद में भी इस समय संसद का सत्र चल रहा है, शीत सत्र चल रहा है। संसद में तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है और इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया है, वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सरकार से इस्तीफा मांगा है, प्रधानमंत्री मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। देखते हैं किस तरीके से वहां नेशनल हेराल्ड के मामले में कैसे विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए बहुत सारे मुद्दों में, नेशनल हेराल्ड के मामले में तो कांग्रेस के नेता उनको अभियुक्त बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं को इन जांच एजेंसियों के जरिए महीनों महीनों जेल में रखा गया है और उनको अदालती कार्यवाही में घसीटा गया है। पर कोर्ट से कई बार फटकार लग चुकी है इन जांच एजेंसियों को। यह प्रदर्शन हो रहा है, एक बार सुनते हैं, वहां नारेबाजी भी हो रही है संसद परिसर में, संसद भवन परिसर में किस तरीके से विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मोदी सरकार माफी मांगो, बीजेपी सरकार माफी मांगो, सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी अमित शाह डाउन, सीबीआई डाउन, सीबीआई राज बंद करो, सीबीआई राज बंद करो। Basically, the message which they are trying to give is that मोदी शाह इस्तीफा दो, मोदी शाह इस्तीफा दो, तानाशाही बंद करो, मोदी राज बंद करो, तानाशाही बंद करो, मोदी राज बंद करो, तो ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और संसद परिसर में किस तरीके से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से। अमलेंदु जी, कहा भी आपने कि इस्तीफा तो नहीं होगा, लेकिन सरकार घिरी जरूर है। हाँ बिल्कुल, सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई है समीर जी, और ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि सरकार जिस तरीके से घिरी है और इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब तो कांग्रेसी सीधे सीधे जो है वो कह रहे हैं कि इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं उनको इस्तीफा साफ तौर पर दे देना चाहिए। ये साफ मांग जो है वो कही जा रही है। अब इस्तीफा तो खैर नहीं हुआ, जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि इस्तीफा होने का तो सवाल नहीं है, कोई इस्तीफा दे देंगे इतना आप सोचें कि नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से ये आशा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये बेनकाब जरूर हो गया कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमे कायम कराए जाते हैं और उन फर्जी मुकदमों के पीछे कोई आधार भी नहीं होता है। FIR भी आपने दर्ज नहीं की और आप पहुंच गए अदालत में, आपने पूछताछ भी कर ली। 55 घंटे आपने पूछताछ जो है राहुल गांधी से कर ली, 7-8 घंटे आपने पूछताछ सोनिया गांधी से कर ली, 5-6 घंटे आपने मल्लिकार्जुन खड़गे से कर ली। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो राज्यसभा में बोल रहे थे, वहां से उनको नोटिस आया कि आइए, तो तुरंत राज्यसभा छोड़ के गए। और जगदीप धनखड़ उस समय थे, उनसे कहा उन्होंने कि भाई देखिए हमारे लिए तो नोटिस आ गया, मुझे जाना है वहां। तो वहां बोलते हो, जबकि नेता प्रतिपक्ष है वहां, और उनको बुला लिया गया। तो ये सब चीजें जिस तरीके से आई, तो उससे साफ तौर पर मालूम पड़ा कि ये किसी तरीके से घबराए हुए हैं। और ये साफ तौर पे समझिए, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, व्यक्तिगत द्वेष जो है और व्यक्तिगत विद्वेष जो है ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब राजनीति जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई, अब विरोधी नहीं, अब आप दुश्मन हुए जा रहे हैं। दुश्मनी तो बिल्कुल दुश्मनी की हद तक जाकर ये कर रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे कितने घातक होंगे ये अभी नहीं सोच रहे हैं। भाई आप ज्ञानेश कुमार की बदौलत हमेशा सत्ता में नहीं बने रहेंगे, क्या पता कल को ज्ञानेश कुमार भी ना हो और आप भी नहीं हो, तब फिर अगर इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं होंगी तब फिर आप क्या कहेंगे। तो ये मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि फिर आपको लेने के देने पड़े हैं। तो ये आप, हालांकि समीर जी देखिए, होता है कि सत्ता में जो कोई होता है वो ये सोचता है कि वही हमेशा सत्ता में बना रहेगा,
लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि एकदम उखड़ जाया करती हैं सत्ताएं, लेकिन वो सोचता नहीं है कि हमारी सत्ता कभी जा भी सकती है। बिल्कुल ये सही बात है। और इसी तरीके से जो विपक्षी नेताओं का कहना है, आरोप है कि इसी तरीके से सरकार चल रही है। अब यहाँ मनरेगा का नाम, एक सफल योजना का नाम बदलकर उसकी जगह एक दूसरी योजना लाई जा रही है। इसको लेकर भी विपक्षी दल बड़ा विरोध कर रहे हैं। न केवल विपक्षी दल बल्कि एनडीए के घटक दलों में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी हम जानेंगे, लेकिन एक बार रुक करते हैं लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है। आइटम नंबर 27 जो महत्वपूर्ण विधेयक है, आप क्या कहना चाहते हैं? This item number 27 and 28. Two bills are already here for consideration and passing. Sir, I think you are aware of that Business Advisory Committee. Entire opposition demanded these two bills. Both the bills are very important. One is relating to the nuclear thing, which is going to be a far-reaching impact in the country. Number two, the bill on Manrega is going to affect crores of common workers of this country, Manrega workers. For both of the things, entire opposition demand these two bills should send it to the standing committee or JPC. This was our demand, sir. Honorable Minister told time should be allotted. Some government side they are time should be allotted 3 hours time should be allotted. Entire opposition, we are not in a position to allot the time. We are demanding for sending to standing committee or JPC. The minister told that point of time, no, we are not deciding the time now. Therefore, we will come back. We didn't get any information from the minister, sir. Now, in the air, there are things that just now, ministry is also telling us all the two bill we passed today itself. Sir, you are not sending it to the standing committee. You are not sending it to the JPC, which is the most important bill. Then you are trying to limit the discussion also. Entire members of the parliament, want a detailed discussion. Okay. Sir, therefore I think minimum 6 hours should be allotted for. Sir, minimum 6 hours should be allotted for nuclear energy, and minimum 8 hours should be allotted for Roskar energy. Sir, this is our demand, sir. माननीय सदस्यगण, मुझे सभी दल के माननीय सदस्य मिले थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आइटम नंबर 27 भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संसाधनीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 को आज नहीं लाएं, आज लाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। और मैंने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए उसको कल नहीं लाकर आज लाए हैं। जब कल बिल जो नया बिल रोजगार वाला है उस पर भी डिटेल मैंने जब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब डिटेल मैंने चर्चा उस पर भी करा दी थी, सबको मौका, सभी दलों को मौका दिया था। मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को निपटाएं, देर रात्रि तक बैठें, चर्चा करें, सबका मत आए, सबको 4 घंटे 2 घंटे 6 घंटे जो भी आप समय होंगे समय देंगे, लेकिन सबको मौका दूंगा। देर रात्रि तक बैठें, देश की जनता को लगना चाहिए कि माननीय सांसद बहुत गंभीरता से कई मुद्दों पर देर रात्रि तक बैठकर चर्चा करते हैं। एक अच्छा मैसेज है। आप क्या कहते? हमने जैसे केसी वेणुगोपाल जी ने सही कहा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने इसको कमेटी में भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया और बाकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मेंबर ने भी कहा था। साथ साथ दूसरा मांग उन्होंने रखा कि और एक पब्लिक इंपॉर्टेंस विषय पे चर्चा होना चाहिए, स्पेशल डिस्कशन, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने उठाया था। हमने उस समय भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। समय हमारे पास सीमित है। 19 को ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगी। जो सीमित समय में हम जितना लंबा आप चर्चा करने के लिए हाउस कहेंगे, सेंस ऑफ द हाउस लेकर के माननीय स्पीकर साहब कहेंगे, हम देर रात तक बैठ करके बिजनेस पारित करने के लिए तैयार है। जितना पर्याप्त सदन मेंबर को बोलने के लिए मौका देगा उतना अच्छा स्पीकर साहब समय देता ही है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्योंकि हमने कल ये बिजनेस लिस्ट किया था और माननीय सदस्यों का रिक्वेस्ट पर स्पीकर साहब ने एटॉमिक एनर्जी वाला
शांति बिल को आज के लिए उसको पोस्टपोन किया। हम इंश्योरेंस आप लोगों ने साथ दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज इस दोनों विधेयक को अगर हम देर रात तक भी चर्चा करना पड़ेगा, दोनों को पारित करने के लिए सरकार की तरफ से तैयार है। और दूसरा, आपने जो विशेष चर्चा मांग की है नेता प्रतिपक्ष आप सब ने, उसके लिए भी जैसे स्पीकर साहब निर्देश देंगे, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आइटम नंबर 27 भारत के तो संसद में इस कई जो विधेयक हैं उन पर चर्चा हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण विधेयक जो कल इंट्रोड्यूस किया गया है, मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम बदलकर एक नए रोजगार विधेयक को लाने की, रोजगार गारंटी विधेयक को लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसको लेकर विपक्षी नेता तो उसका विरोध कर ही रहे हैं, वहां पर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी उसके विरोध में है। तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश में सरकार उसकी है, चंद्रबाबू नायडू उसके मुख्यमंत्री हैं, वहां के वित्त मंत्री ने इसको लेकर विरोध किया है और कहा है कि अभी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि उसमें राज्यों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ाया जा रहा है। 40% खर्चा उसका देना पड़ेगा राज्यों को, अभी तक केवल 10% खर्चा देना पड़ता था। तो सरकार एक तरीके से जो जिम्मेदारी थी मनरेगा की के जरिए, केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी उसको राज्यों के ऊपर कैसे टाल रही है, इसे लेकर एनडीए के भीतर भी जबरदस्त गतिरोध दिखाई पड़ रहा है। एक बार सुनते हैं मनोज झा, आरजेडी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए के तमाम नेता भी इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार राज्यों के ऊपर इतना बोझ क्यों डाल रही है। देखिए, एक चीज इसको कांग्रेस ही नहीं, आज एक अंग्रेजी दैनिक ने बताया है कि बीजेपी के अंदर भी लोग परेशान हैं, एनडीए के लोग परेशान हैं। आपने इसका पूरा चरित्र बदल दिया। ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था, कमांड ड्रिवन कर दिया। ये 90-10 का रेशियो था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 60-40 कर दिया। पूरी की पूरी जो इसकी अधिकार बेस्ड, राइट बेस्ड अप्रोच था, उसको खारिज कर दिया आपने। और किस नाम से? जी राम जी, मतलब बेतुकी से तुक बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि नाम, किसी के नाम में राम होना तो वो कई चीज का लाइसेंस नहीं होता है। 30 जनवरी 1948 का सबसे बड़ा गुनहगार के भी नाम में राम था। सरकार को इस तरह के एडवाइस दे कौन रहा है? एक योजना जिसने इस देश को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया, बजाय उसके कि उस योजना को और बलवती बनाते, आप उसके स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं। तो अमलेंदु जी, सबसे पहले तो लोगों को लग रहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर आप उसको जी राम जी, वही कह रहे हैं कि केवल तुक भिड़ाने के लिए आप ले आए, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल भी है, कैसे केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर बोझ बढ़ा रही है। और इसी को लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं में भी, बहुत जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कर्जे में चल रही हैं तमाम सरकारें, उनके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ेगा इस योजना के चलते। अब तेलुगु देशम पार्टी के वित्त मंत्री वहां पर आंध्र प्रदेश के हैं, वो तो इसको अभी एक थोड़ा सा मुखर होकर के कह भी रहे हैं। बीजेपी के नेता एक उसको खुले तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन नाराजगी तो है। हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। और नाराजगी समीर जी नीतीश कुमार में भी है जी। बात तो वो पहले वो जो बहनों को जो है वो जीविका दीदी और कौन सी दीदी योजना जो है 2 लाख रुपया देना, अभी तो वो सिर पे पड़ा हुआ है। इधर आपने ये जो 40% ये आपने डाल दिया उनके ऊपर, तो कहाँ से लाएंगे? अब प्रदेश बेच के थोड़ी ना चलाएंगे नीतीश कुमार, तो उनके यहाँ भी परेशानी है। उधर उनके एक नेता नीरज कुमार बताया जाता, वो कहने 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब किसके विधायक उनके संपर्क में हैं, तो ये वहाँ भी चल रहा। तो इसका मतलब कि इसके जरिए क्या बिहार की सरकार भी खोना चाहती है बीजेपी, जी राम जी करते हुए? तो कहीं बिहार में बीजेपी का राम राम ना हो जाए, तो ये भी है। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि गुस्सा जो है वो एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें भी इसको, इस योजना को लेकर है कि भाई आप महात्मा गांधी के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, मिटाइए भाई। आप गोडसे को मानते हैं तो मानिए, कोई कौन रोक लेगा भाई। अगर आज बीजेपी के नेता जो है वो आगे कहने लग जाएं, या मोदी जी कहने लग जाएं, या वो नए जो अध्यक्ष बन गए हैं कार्यकारी नितिन नवीन जी, वो कहने लग जाएं, नड्डा साहब कहने लग जाएं कि हमारा तो गोडसे जो है वो हमारा पूज्य है, तो कौन रोक लेगा? कोई रोक लेगा?
कोई कानून में तो पाबंदी थोड़ी है। तो भाई आपको अगर गांधी जी से परेशानी है, महात्मा गांधी से आपको परेशानी हो, ठीक है, आप अपनी पूरी कीजिए, लेकिन इसके जरिए आप राज्यों के साथ भी खिलवाड़ करें और आप जो है वो राज्यों के ऊपर भार ज्यादा डालें, तो इसको आपके घटक भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये वहां दिक्कतें चल रही हैं और इसके खिलाफ समीर जी आज देश भर में जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हमारे बराबर में जो विजुअल चल रहा है, सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दोनों एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, इसको करते हैं इस पर भी बात। एक बार देखते हैं फिर से लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है। वहां भी सरकार कई मुद्दों पर गिरी है। हालांकि कल बिल पेश किया गया है, विपक्षी सांसद उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का के जो सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला जा रहा है। अभी क्या चल रहा है लोकसभा में, एक बार चलते हैं। Dr. Homi Bhabha, in a plane crash, AI-101, went into Mont Blanc, the mountain, on the 24th of January 1966. The atomic energy establishment in Trombay was dedicated in his name and renamed as the Bhabha Atomic Research Center. India's nuclear program till about the late 60s or even the early 70s was a peaceful quest. But it was on the 18th of May 1974 that Prime Minister, late Mrs. Indira Gandhi, carried out the first peaceful nuclear explosion. The test was called the Smiling Buddha, and the Buddha did indeed smile. And it would be important here to recap that Bangladesh 1971, the peaceful nuclear explosion of 1974, and then the incorporation of Sikkim into India in 4 years, Mrs. Gandhi had changed the geopolitical map of South Asia and put India on the nuclear stage globally. However, when a nation takes bold steps, it comes with a consequence. And India's peaceful nuclear explosion came with the consequence that the P5 nations, those who had established the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 1967, came together and formed the Nuclear Suppliers Group, but also called the London Club. And interestingly, these were about 14 countries which went across the Cold War divide, the East Bloc and the West Bloc. And the only objective of the Nuclear Suppliers Group or the London Club was to deny India access to nuclear technology. On the 11th and the 13th of May 1998, Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee, late Mr. Atal Bihari Vajpayee, carried out India's second series of nuclear tests, but the sanctions against India. तो यहाँ उस जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है, उसके लिए एक बाकायदा कानून बनाया जा रहा है और वो विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया गया है लोकसभा में। और कहा यह जा रहा है अमलेंदु जी कि ये विधेयक इस प्राइवेट सेक्टर को देने का जो विरोध हो रहा है वो ये हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, इतना संवेदनशील क्षेत्र वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है और आरोप जो लग रहे हैं वो आरोप ये लग रहे हैं कि राष्ट्र मित्र जो हैं उनको परमाणु हथियार भी दे दिए जाएंगे ताकि अगर कोई यहाँ कोई हो तो फिर वो सीधे सीधे परमाणु बम फोड़ सकें। मतलब ये हो सकता है, ये आरोप इस तरीके के हैं जो चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने समीर जी एक AI जनरेटेड वीडियो जो है वो जारी किया है और लिखा है कि मोदी अडानी भाई भाई। अभी हमारा वीडियो नहीं है, पहले स्पष्ट कर दें, कांग्रेस ने इसको जारी किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस के आरोप जो हैं क्या है और किस तरीके से ये जुड़ रहा है। ये जो बिल लाया गया है FDI जो है इसमें लाई जाएगी परमाणु रिएक्टर के क्षेत्र में भी, तो ये किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाएगा और किस तरीके से राष्ट्र मित्र जो राष्ट्र सेठ हैं उनको फायदा पहुंचाएगा, इस पे कांग्रेस ने ये वीडियो जारी किया। जी, इसको देखते हैं क्या है इस वीडियो में और क्या कुछ संवाद चल रहा है दोनों के बीच में। कांग्रेस पार्टी ने इसको ट्वीट किया है, उनका ये वीडियो है, AI जनरेटेड वीडियो है, देखते हैं।
मोदी भाई आपने पोर्ट दिए, एयरपोर्ट दिए, लेकिन अब समय आ गया है एयरलाइन में धंधा करने का। तो फिक्र क्यों करते हो? जैसे कोयले की कमी बताकर तुम्हें खान दे दी थी, वैसे ही पायलटों की कमी दिखाकर पूरा एयर सिस्टम भी दे दूंगा। मैंने पायलट ट्रेनिंग सेंटर खरीद लिया है, अब मेरा काम शुरू करो। देश में माहौल बना दो कि देश में पायलटों की कमी है। अडानी भाई को पायलट सप्लायर बनाना है। सर, अडानी को जब से कोयले का काम दिया है, कोयला महंगा हुआ था, अब पायलट का काम दे रहे हो, फिर जनता की जेब ही कटेगी। जितना बोला गया है उतना काम करो। जनता पर महंगाई की मार पड़ती है तो पड़ने दो। मुझे मेरे दोस्त को और अमीर करना है। ये तो अमलेंदु जी बिल्कुल कुछ उन फिल्मों का सीन दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से वहाँ संवाद होते हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये अपना बनाया है एआई से और कैसे। लेकिन एक बात तो है कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए हर चीज़ खोली जा रही है और उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और न्यूक्लियर पावर सेक्टर ऐसा है जो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, इसको अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया और प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों को दिया गया तो इसके जो देश को नुकसान होगा और बहुत सारे नुकसान है, केवल ऐसा नहीं कि आर्थिक नुकसान है वो देश के लिए। समीर जी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक परमाणु वैज्ञानिक हुआ करते थे अब्दुल कादिर खान, और उनको सज़ा भी हुई है, गिरफ्तार भी हुए, और किस लिए हुए कि वो टेक्नोलॉजी थे वो ट्रांसफ़र कर रहे थे और दूसरे देशों की मदद कर रहे थे। अब वहाँ तो समीर जी सरकार के कब्जे में था, तब हो रहा था इस तरह की चीज़ें। यहाँ तो आप सीधे सीधे दिए दे रहे हैं प्राइवेट को, जिसको चाहे उसको बेचे। जब कहेगा जब मैंने पैसा लगाया है और मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी बेचूं। तो यानी आप ये समीर जी, प्राइवेट क्षेत्र को जाना ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है इसके कितने खतरे होंगे और किस तरीके से सैंक्शंस जो है फिर दुनिया भर में लगने लग जाएंगे। ट्रंप वैसे ही रोज आपको जो है गालियां दे रहा है, ट्रंप रोज कह रहा है कि मैंने जो था ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, इस तरह की बातें कर रहा है। तो इसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया भर की होंगी, मतलब बिना सोचे समझे ये करती क्या है सरकार समीर जी। कितने खतरे हैं इस तरीके के आप प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल रहे हैं और एफडीआई आप खोल रहे हैं इस क्षेत्र में। यानी जो लोग अमेरिका में नहीं कर पाए वो यहाँ करेंगे, जो पाकिस्तान में नहीं कर पाए वो यहाँ करेंगे। तो ये एक बड़ा खतरा जो है समीर जी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए इसको इस बिल का विरोध हो रहा है और विरोध अब उसको देखते हैं बहस के दौरान क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि जब बिल पेश किया गया है उस पर चर्चा होगी। और कहा भी संसदीय कार्य मंत्री ने कि देर रात तक चर्चा कराई जाएगी। ओम बिरला साहब भी कह रहे हैं, स्पीकर साहब, की देर रात तक चर्चा कराई जाएगी ताकि लोगों को पता लगे कि हम लोग कितना काम करते हैं। काम भले कुछ ना हो, लेकिन हम देर रात तक अगर यहाँ पर काम होगा, यानी ये सारी चीजें जो है वो दिखाने के लिए हो रही हैं। अब जो भी इसकी मीनिंग निकले, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। मनरेगा से आखिर सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों महात्मा गांधी का नाम हटाने की जरूरत उसको क्यों पड़ी, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में, वहां पर बेलगावी में किस तरह से यह प्रदर्शन हो रहा है आप देख सकते हैं। नारे लग रहे हैं, इसमें सरकार के खिलाफ कुछ कह भी रहे हैं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया भी इस धरने में बैठे हुए हैं। एक बार देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इसमें। ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಲ್ಪಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದು. ಸುಮಾರು 100 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇರೋ ಗಂಟ ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो ये वहाँ पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, बहुत सारे वहाँ पर विधायक और मंत्री, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस धरने में बैठे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है। महात्मा गांधी के नाम से इतनी दिक्कत क्या है? शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी ऐतराज जताया है कि आखिर क्यों ये किया जा रहा है। एक सफल योजना उसको खत्म करके, उसको बदल करके, केवल उसका एक ही उद्देश्य है। और अमलेदु जी, जब पहले तो केवल नाम बदला गया, लेकिन जब विरोध हुआ उसका कि पूज्य बापू नाम कर दिया गया, तो अब उस योजना में ही बदलाव किया जा रहा है और फिर उसको पूरी तरीके से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस योजना का में बदलाव क्यों किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने, संसद ने कानून बनाकर जब इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी थी, वो राज्यों पर थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है? सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। उनको
इनको उन सब जनों से प्रॉब्लम है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी और देश में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनकी छवि धूमिल करना, 70 साल के इतिहास की बातें करना, कोई इनसे पूछे कि मनरेगा को चलते मनरेगा के बारे में क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था, वो 2025 में सत्य होता हुआ दिख रहा है कि आप सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे हैं, ऐसे उसमें कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब विरोधी है, जो रोजगार विरोधी है। और अब सरकार राज्यों पे ये जिम्मेदारी देकर, फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी देकर ये इसको पूरे एक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है और जिम्मेदारी थोप रही है, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। पिछली सरकार ने उस जिम्मेदारी को खुद लिया था, लेकिन ये सरकार उसको निभा नहीं पा रही है और राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रही है। लेकिन विरोध इसका जबरदस्त तरीके से एनडीए के भीतर भी हो रहा है और बीजेपी में भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं। पर सबसे जो बड़ी आपत्ति है विपक्ष की, वो ये है कि आखिर महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल समझ जी, विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति है कि एक तो महात्मा गांधी का नाम बदला जा रहा है, दूसरी आप योजना को तबाह कर रहे हैं जी। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब महात्मा गांधी से आप दुश्मनी निभा रहे हैं, ठीक है आप निभाइए, आपकी वैचारिक दुश्मनी है तो आप अच्छे तरीके से निभाइए। महात्मा गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, आप गोडसे को पूछिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कीजिए वो मन की बात जो है जुआ पे ले आइए। अब तो खैर मन की बातें भी जुआ पे आ रही हैं समीर जी। अभी तक तो जो था वो ये होता था कि वो नाथूराम गोडसे था, दिल में होता था, तो तमाम लोगों की जुबान पर भी आने लगा है। बहरहाल वो अपना मसला है कि किसकी क्या विचारधारा, उस पर कोई कुछ नहीं, आपकी कोई भी विचारधारा हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से जो संघीय ढांचा है उस पर भी हमला करेंगे जी, और आप केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहेगी, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। तो और इसीलिए इसका विरोध जो है, जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी कर रहे हैं। और लग ये रहा है समीर जी, बातों से ये लग रहा है कि ये भी सिलेक्ट कमेटी को बिल जाएगा, चूंकि अगर ये अभी आया तो फिर ये पास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ये पास नहीं हो पाएगा और सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि इसका एनडीए शासित राज्यों में जो एनडीए के घटक दल हैं वो बहुत विरोध कर रहे हैं, खास तौर पर तेलुगु देशम पार्टी। और अभी और भी विरोध सामने आने वाले हैं, देखते हैं इस पर होता क्या है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसको बदलने की क्या जरूरत है, सफल योजना है, और फिर आप उसमें महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं। व्यापी प्रोटेस्ट किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी की इंसल्ट है, महात्मा गांधी की इंसल्ट है, तो किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहेंगे। सच बात यही है कि ये जो राम जी ला रहे हैं, बिल तो वही है, जरूरत क्या पड़ गई थी कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी कर दिया जाए। भाई गांधी जी की भी जब गोली लगी थी तो मरते वक्त उनके मुंह पे आखिरी नाम हेराम ही था, तो कोई राम विरोधी तो थे नहीं। गांधी से ज़्यादा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। गांधी जी को जब हम लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं MA BA क्लासेस में, तो एक सवाल आया करता था एक्सप्लेन करने के लिए कि गांधी लिबरलाइज्ड रिलीजन एंड स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटिक्स, धर्म को उदार बनाया और राजनीति में आध्यात्म को लाए। तो इससे बढ़िया व्यक्ति देश में कोई न पैदा हुआ न पैदा होगा। इसके बावजूद उनके नाम से अगर बीजेपी को चिढ़ है तो ये आश्चर्य की बात है और आलोचना की बात है। तो गांधी जी के नाम से बीजेपी को चिढ़ है, सीधे तौर पर कह रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, लेकिन कह भी रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी से जिनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है, भारत में ही एक खास विचारधारा के लोग क्यों गांधी से इतनी नफरत करते हैं। इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है, लेकिन बुरी तरह से सरकार घिरी हुई है। अब चाहे तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस विधेयक को लाई हो, चाहे जो भी उसके पीछे कारण हो, गांधी जी का नाम खत्म करना चाहती हो, तब जिस तरीके से सरदार पटेल का नाम बदल कर वहां स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया अहमदाबाद में, उसी तरीके से अब इस योजना से गांधी का नाम, महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो भी वजह हो, सरकार घिरी बहुत है बुरी तरीके से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को घेर रहे हैं अपनी पार्टी के लोग भी, और एनडीए के घटक दल तो घेर ही रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, एनडीए के घटक दल तो घेर ही रहे हैं और पार्टी के अंदर भी, जो है बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। भले ही वहाँ महात्मा गांधी के नाम को लेकर ना उठ रहे हो, लेकिन जो योजना जिस तरह से लाई जा रही है उसको लेकर तो उठ ही रहे हैं। तो ये मनोज झा अमलेदू जी बाकायदा कह रहे हैं, चूंकि सांसद है, आसपास जो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों के बीच में आपसी बातचीत होती होगी, तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें आई होंगी, तभी वो कह रहे हैं। बिल्कुल आई होंगी, तभी कह रहे हैं। और समीर जी, अगर मान लीजिए नहीं भी आई हैं बातें, तो भी ये एक सामान्य समझ तो है ना कि भाई अधिकांश राज्यों में आप ही की सरकारें हैं और आपने डाल दिया कि अब वही जब डालेंगे। अब वो लाड़की बहना योजना जो है, अब उसका पैसा कहाँ से आएगा और ये पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सवाल उठेंगे। जीएसटी का पैसा आप देते नहीं है। दूसरे जो राज्य हैं, जो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, वो तो तब भी लड़ झगड़ कर कि साहब सेस से आप कर लीजिए और किस तरीके से कुछ इंतजाम कर भी लेते हैं। लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वो तो मुंह भी नहीं खोल पाते, मोदी जी से मिलने भी नहीं आ सकते कि साहब हमारा पैसा दे दो। तो आप उनका जीएसटी का पैसा भी नहीं देंगे, आप उनके हिस्सा भी नहीं देंगे और ये बोझ भी आप उनके ऊपर डाल देंगे। तो ये किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि आप जो विदेश यात्रा करते हैं, घूमते रहे, मौज करते रहे। तो भाई अपना विदेश यात्राएं कम करो, इस पे मौज कम करो, थोड़ा लिमिट में रहो और देश का पैसा देश पे खर्च होने दो। तो वो ना करके आप राज्यों पे उसको डालना चाहते हैं, तो इसलिए इसका विरोध निश्चित तौर पे अंदर भी हो रहा है। समीर जी, बिल्कुल, चूंकि राज्यों पर, यहाँ इस योजना में राज्यों पर 40% का बोझ डाला जा रहा है कि जो खर्च आएगा। जब योजना मूल रूप से बनी थी तब इसमें 90% का जो खर्च था वो केंद्र सरकार करती थी मनरेगा में, लेकिन अब राज्यों को कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार केवल 60% खर्च करेगी, 40% राज्यों को करना होगा। तो इसको लेकर तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं और बीजेपी के भीतर भी विरोध हो रहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए क्या पार्टी के भीतर भी इस तरीके से आवाज उठने लगेगी, इसका शायद अंदाजा नहीं रहा होगा, लेकिन विरोध इसका हो रहा है। यहां पर विपक्षी दलों को इस बात की हैरानी है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, और दूसरे सरकार सत्ता पक्ष के भीतर है कि आखिर राज्यों के ऊपर इतना आर्थिक बोझ क्यों दिया जा रहा है। राज्यों की अपनी जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, फिर वो कैसे चल पाएंगी अगर केंद्र सरकार की योजना में ही उनको इतना पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। एक बार सुनते हैं रेणुका चौधरी, कांग्रेस की नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कह रही हैं। मनरेगा नाम का बदलावा में वो जो कर रहे हैं हानिकारक काम, जहां गरीब से गरीब इंसान को जो हमने कांग्रेस के नाते उन लोगों को दिया था सहारा, वो जो बेरोजगार बैठे रहते फसल के बाद उनको जीने का एक तरीका और रास्ता हम दिखाए थे, उन सब को खराब कर रहे हैं ये सरकार। और अब ये जिम्मेदारी राज्य सरकार पे थोप दिए हैं, जहां लाखों करोड़ों का खर्चा उठाना पड़ेगा स्टेट को। एक तो जो पैसे हम केंद्र में देते हैं जीएसटी के नाते और उसके नाते हमें मिलता है एक दमड़ी। अगर हम 1 रुपया देते हैं तो तेलंगाना को 4 पैसे से कम ही मिलता है। और ऐसे करते करते आज का दिन मनरेगा का नाम, ये नाम बदलने का बड़ा शौक है इस सरकार को। कितने अरबों रुपया खर्चेंगे नाम बदलने में, ये नहीं बताते हैं। और नाम बदल के क्या कमाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। गरीबों से ये लोगों का कोई हमदर्दी नहीं है। और ऐसे नाम बदल के लोगों को गुमराह करके राज्य सरकार पे ये बोझ उतार के फिर ये बोलेंगे कि हमने सब कुछ अच्छा किया, हमने भला किया। शर्म करना चाहिए इस सरकार को कि गरीब से गरीब आदमी का सहारा और उनके रोजगार को ये खा जा रहे हैं। तो ये रेणुका चौधरी आती हैं वहाँ तेलंगाना से, खम्माम से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। बहुत तल्ख शब्दों में सरकार की आलोचना कर रही हैं, कह रही शर्म आनी चाहिए अमलेदू जी जिस तरीके से। और यही बात प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा हैरानी होती है कि जिस महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है, उन महात्मा गांधी से इनको इतनी परेशानी क्यों होती। हाँ बिल्कुल, इनको इतनी महात्मा गांधी से परेशानी क्यों होती है, वो इसीलिए होती है परेशानी महात्मा गांधी से, चूंकि जो कांग्रेस का आरोप है साफ तौर पर कि ये तो ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, तो इसलिए इनको महात्मा गांधी से परेशानी होती है। लेकिन अब चूंकि मजबूरी है कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, तो मोदी जी कहीं जाते हैं तो बताया जाता है कि देखो देखो ये नेहरू गांधी के देश से आया, ये नेहरू गांधी के देश का प्रधानमंत्री है।
तो शर्मिंदगी भी होती है। तो वो शर्मिंदगी जो है वो जाकर इस तरीके से कहा जाए कुड़हन में बदल जा रही है। तो कुड़हन जो है समीर जी ये साफ निकल आ रही, मुझे लगता है ये कुड़हन शब्द ही जो है वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। जो एक क्यों इनको परेशानी है इस तरह से, ये इस बार एक बार ये जो बेलगावी के विजुअल्स हैं वहाँ पर कर्नाटक में प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा प्रदर्शन। महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से क्यों हटाया जा रहा है, उनके नाम पर जो योजना चलाई गई है एक रोजगार गारंटी योजना, जिस रोजगार गारंटी योजना की चर्चा जब वो लाया गया था पूरी दुनिया में हुई थी। एकमात्र देश भारत था जिसने काम को रोजगार जो काम करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना था, लेकिन उस योजना को कैसे बदला जा रहा है एक बार देखते हैं। और गांधी प्रतिमा के नीचे इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ वहां पर हो रहा है। ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಏಡಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ और ये वहाँ गांधी प्रतिमा है अमलेंदु जी, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उनका जो वाक्य है, उनका एक स्टेटमेंट है गांधी जी का, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। और वहाँ उनके नाम से अब इस तरह की गांधी प्रतिमा पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में सब जगहों पर उनके नाम पर सड़कें हैं। ये उनके सम्मान को दिखाता है। गांधी किसी पद पर नहीं रहे भारत में। समीर जी ये क्या गनीमत है कि गांधी का नाम बदल के जी राम जी किया जा रहा है। अगर इसको नरेंद्र मोदी कर दिया था तो कोई क्या कर लेता। सरदार पटेल के नाम पर। हाँ, सरदार पटेल के नाम पे जो स्टेडियम था वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हो ही गया, तो कोई क्या कर लेता। तो ये सनक जिसको कल प्रियंका गांधी कह रही थी, हालांकि नाम नहीं ले रही थी नरेंद्र मोदी का, लेकिन उनका भाव समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सनक जो है, अभी सनक भी हो सकती है समीर जी, लेकिन मुझे लगता है इस सनक से ज्यादा एक कुड़हन है। ये कुड़हन जो है मतलब उस पूरे, ये अकेली नरेंद्र मोदी की कुड़हन नहीं है समीर जी, ये कुड़हन पूरे संघ कबीले की है। पूरा संघ कबीला जो है उसकी गांधी से जो कुड़हन है वो लेकर के